हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 6 का जीन्स एंड डेवलपमेंट। यूनिट 6 का नाम है डेवलपमेंट जीन्स। और अगर आप इस यूनिट में देखेंगे तो 3 टॉपिक्स दी गई हैं, जीन्स एंड डेवलपमेंट। सेकंड टॉपिक है कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड थर्ड है डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन। तो अगर इसको हम चाहें ना तो तीनों टॉपिक्स को एक साथ ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि इन तीनों टॉपिक्स में जो डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन वाला टॉपिक है उसी के अंदर सारी चीज़ आएंगी। तो डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन का टॉपिक हम अलग पढ़ेंगे, लेकिन एक बात हम यहाँ पे कर ले कि क्या है डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन। देखिए क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूज़न के बाद मेल स्पर्म्स और फीमेल एग की फ्यूज़न के बाद जब जाइगोट बनता है तो उसमें वो एक सेल होता है, ठीक। फिर माइटोसिस होते होते उसमें कई सारी सेल्स बन जाती हैं। तो ये जो लाखों करोड़ों सेल है, फिर एक पूरा इंडिविजुअल बन जाएगा, कोई ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। हम मान लीजिए ह्यूमन की बात करें तो एक पूरा ह्यूमन बन गया है। तो ह्यूमन बनने के बाद मतलब पूरा ह्यूमन डेवलप्ड हो गया है, तो उसकी बॉडी में जितने भी सेल्स है उसमें तो एक ही जो सेम जीनोमिक कंटेंट है, सब सारे सेल्स के अंदर सेम डीएनए की कॉपी गई है, उसमें कुछ अंतर नहीं है। लेकिन अगर जब सेम डीएनए की कॉपी गई है, सारे सेल्स में डीएनए कंटेंट सेम है, जीनोमिक कंटेंट, तो फिर क्यों कोई सेल आई सेल बनाता है, कोई सेल हार्ट सेल बना रहा है, मतलब हार्ट बनेगा, कोई किडनी बनेगा, कोई लीवर बनेगा, ऐसा क्यों होता है? तो ये होता है डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन के द्वारा। तो ये होता क्या है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है ना, वो है जीन्स एंड डेवलपमेंट। जीन्स और डेवलपमेंट। तो इस टॉपिक में बेसिकली हमने क्या बात करनी है ना, कि एक जीन थियरी है। जो जीन थियरी ये कहती है कि जीन जो है वही जो बेसिक यूनिट है इनहेरिटेंस का, डेवलपमेंट का। क्योंकि आज हम जानते हैं कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। जीन्स जो होते हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते रहते हैं, ठीक। तो इसमें क्या है कि जीन थियरी के बारे में पढ़ेंगे, मतलब जीन थियरी तो यही चीज़ है बस, उसके कुछ पोस्टुलेट। और बेसिकली जीन और डेवलपमेंट को रिलेट कर कुछ पॉइंट्स लिखना चाहें अगर आप, तो उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मतलब कुछ एक स्टोरी की तरह क्या ही, मतलब कुछ साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है इस बात को पता लगाने के लिए कि हाँ जीन थियरी, मतलब जीन थियरी दिया है कह सकते हैं आप ऐसे, ठीक। तो हुआ क्या है कि देखिए, पहले मेंडल ने जैसा बताया कि फैक्टर्स जो चीज़ होती है जिसे हम आज जीन कह रहे हैं, वही पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाती है। लेकिन मेंडल ने ये नहीं बता पाए थे, और उस टाइम तो खैर इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो वो ये नहीं बता पाए थे कि ये जो जीन है, जो फैक्टर है, जो चीज़ है जो ट्रांसफॉर्म हो रही है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, तो वो सेल के साइटोप्लाज्म में है या न्यूक्लियस में है, ठीक। तो बहुत देर तक ये वाला कन्फ्यूज़न चलता रहा कि साइटोप्लाज्म हेरिडिटी मटेरियल है या न्यूक्लियस। काफ़ी समय तक एक साइंटिस्ट का एक ग्रुप था जो ये मानता था कि साइटोप्लाज्म हेरिडिटी मटेरियल है, वही इनहेरिटेंस का बेस है, मतलब साइटोप्लाज्म ट्रांसफ़र होता है। कुछ लोग ये मानते थे, मतलब कुछ साइंटिस्ट ये मानते थे कि नहीं, न्यूक्लियस है, ठीक। तो वही चीज़, इसी हम ये बात यहाँ पे लिखा है कि एम्ब्रियोलॉजिकल ऑरिजिन कहाँ है जर्म थियरी का। जर्म थियरी का ऑरिजिन हुआ कहाँ से? तो जर्म थियरी का ऑरिजिन इसी कॉन्फ्लिक्ट से हुआ है, जब कुछ लोग ये मानते थे कि साइटोप्लाज्म है हेरिडिटी मटेरियल, कुछ लोग न्यूक्लियस मानते थे। तो इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए कि न्यूक्लियस के अंदर जो जीन्स है, जो डीएनए है, क्रोमोसोम है, ठीक, वही चीज़ ट्रांसफ़र होगी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर। तो यहाँ पे 2 साइंटिस्ट के बारे में भी हम पढ़ेंगे, टीएच मॉर्गन के बारे में, और बॉवेरी है और विल्सन है, 2-3 साइंटिस्ट हैं उनके बारे में। मेन आपका टॉपिक ये है कि जीन थियरी के हम कुछ पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे और जीन और डेवलपमेंट को रिलेट करके जो कुछ पॉइंट्स है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए कुछ लिखा है कि अर्लियर अ मेजर क्वेश्चन न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म विच कंट्रोल्स हेरिडिटी। पहले ये क्वेश्चन आया जब लोगों ने ये समझना शुरू किया, ये इस पर रिसर्च करना शुरू किया कि कैसे ये सारी चीज़ें हो रही है, इनहेरिटेंस, हेरिडिटी, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना शुरू किया। तो उसके बाद में मेंडल ने खैर बता, तो मेंडल की कई सालों बाद रीडिस्कवरी हुई, तब ये बात पता चली। तो फिर ये क्वेश्चन आया ना कि न्यूक्लियस है या साइटोप्लाज्म है, कहाँ वो चीज़ है, कौन हेरिडिटी को कंट्रोल कर रहा है। मेंडल कॉल्ड जीन्स फैक्टर, जिसे हम आज फैक्टर कहते हैं। मेंडल ने तो उसे क्या कहा था कि
फैक्टर है, हम जानते हैं कि आज वो चीज़ जीन है, ठीक। एज द फॉर्म बिल्डिंग एलिमेंट्स, बट हाउएवर मेंडल ऑब्जर्वेशन डिड नॉट इंडिकेट वेयर दीज हेरिडिटी एलिमेंट्स एग्जिस्टेड इन द सेल और हाउ दे केम टू बी एक्सप्रेस। यही बात लिखी कि मेंडल ये तो बताए कि हाँ जीन्स होता है, मतलब फैक्टर उन्होंने कहा था वही चीज़ है जो बिल्डिंग एलिमेंट है, मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा रही है, लेकिन वो ये नहीं बताए थे कि वो कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, सेल में, न्यूक्लियस में एग्जिस्ट कर रही है या फिर साइटोप्लाज्म में, और फिर एग्जिस्ट जहाँ भी कर रही है तो वो एक्सप्रेस कैसे होती है, वो ये सारी बातें नहीं बता पाए थे। The gene theory originated from a controversy within the field of physiological embryology। जीन थियरी का जन्म कहाँ से हुआ? एम्ब्रियोलॉजिकल, देखिए एम्ब्रियोलॉजिस्ट और जेनेसिस्ट दोनों लोग काम करते हैं, साथ में काम कर रहे थे, और वहीं से ये चीज़ कॉन्फ्लिक्ट आई कि हाँ भाई जीन थियरी का जन्म वहाँ से हुआ। सब अपने अपने दे रहे थे थियरी कि ये ऐसा होगा, ऐसा होगा, तो भाई एक फाइनल कंक्लूजन तो निकालना जरूरी है प्रूफ के साथ, तो वहाँ से इसका ऑरिजिन हुआ है। अब इसमें क्या है कि इन लेट 1800 a group of scientists began to study the mechanism by which fertilized eggs give rise to adult organisms। ठीक। लेट 1800 में क्या हुआ था कि कुछ साइंटिस्ट, कुछ क्या मतलब हमेशा साइंटिस्ट लोग काम करते ही रहते हैं, ठीक। तो साइंटिस्ट जो थे वो इस बात पे, इस मैकेनिज्म पे वर्क कर रहे थे कि कैसे फर्टिलाइज्ड एग से पूरा एक ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है, कैसे क्या सारी वो मशीनरी समझने की कोशिश कर रहे थे। तो उसी टाइम दो साइंटिस्ट थे, अमेरिकन एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे, एडमंड बीचर विल्सन और थॉमस हंट मॉर्गन, ठीक, टीएच मॉर्गन। तो ये दोनों साइंटिस्ट भी थे। तो इसमें से क्या था ना, इन लोग भी इनमें से लोग भी, कुछ लोग साइंटिस्ट, ये दोनों लोग भी, उनसे कुछ लोग, मॉर्गन जो थे ना वो उन साइंटिस्ट के साथ थे जो ये कह रहे थे कि साइटोप्लाज्म जो है वो हेरिडिटी मटेरियल है, ये कह रहे थे। वही इनहेरिटेंस को कंट्रोल करता था और करता है। और विल्सन जो थे ये न्यूक्लियस वाले को सपोर्ट कर रहे थे, जो साइंटिस्ट न्यूक्लियस को सपोर्ट कर रहे थे। दो ग्रुप बन गया था। और विल्सन जो थे वो थियोडोर बॉवरी, ये एक और साइंटिस्ट थे, ये अपना काम कर रहे थे, इनके सपोर्ट में थे, मतलब दोनों लोग एक दूसरे के जो भी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आता था उसके साथ थे। तो ये बात अब तक की हुई कि मॉर्गन जो थे वो साइटोप्लाज्म वाले के सपोर्ट में थे, और विल्सन जो थे न्यूक्लियस के सपोर्ट में थे। फिर क्या हुआ कि विल्सन ने 1896 में ये डिक्लेयर कर दिया कि जो भी मियोसिस है, माइटोसिस है, फर्टिलाइजेशन है और यूनिसेलुलर रीजनरेशन है, जो ऑर्गन्स रीजनरेट कर जाते हैं, ये सारी चीज़ें ना, जो भी इसेंशियल चीज़ें हैं डेवलपमेंट में, उसको क्रोमैटिन जो है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है। मतलब सब, अब बताइए, एक एक्सपेरिमेंट तो हुआ नहीं है ना, कई सारे एक्सपेरिमेंट होगा, उसका प्रूफ आता जाएगा, तो कई सारे साइंटिस्ट काम कर रहे थे, तो इन्होंने अपनी किसी एक्सपेरिमेंट से ये सारी बातें प्रूफ की थी कि माइटोसिस, मियोसिस, ये सारी चीज़ें सेल में हो रही हैं, और जो भी चीज़ें हैं ना, क्रोमैटिन इनको क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। फिर बाद में जब मेंडल की रीडिस्कवरी हुई, जीन्स के बारे में पता लगा, तो इन्होंने न्यूक्लिन के बारे में बताया कि न्यूक्लिन वो चीज़ है जिसे आज हम डीएनए कह रहे हैं, वही क्या है, वो पास ऑन हो रहा है। फिर बाद में एक क्रोमोसोमल हाइपोथेसिस आया। क्रोमोसोमल हाइपोथेसिस क्या है, ये कहता है कि क्रोमोसोम पर कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस पर जीन सिचुएटेड होती हैं, क्रोमोसोमल हाइपोथेसिस ये कहता है। तो इस चीज़ की, इस हाइपोथेसिस को, क्रोमोसोमल हाइपोथेसिस के सपोर्ट में थियोडोर बॉवरी ने अपना एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सी अर्चिन लिया, और सी अर्चिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करता है, ठीक, तो सी करती है, तो सी अर्चिन में लिया उन्होंने, सी अर्चिन का एग लिया और बहुत ज़्यादा स्पर्म लिए, ठीक, और उनको लेबोरेटरी में क्या किया, फर्टिलाइज करवाया। तो क्या हुआ कि जो एक एग था उसमें दो क्या हो गए, स्पर्म चले गए, ठीक, एक एग के अंदर दो स्पर्म चले गए। तो इससे क्या हुआ, जब क्लीवेज, पहला क्लीवेज हुआ, तो आप जानते हैं जब क्लीवेज होता है, पहला क्लीवेज, तो दो सेल्स बनती हैं। लेकिन जो इन्होंने सी अर्चिन का लिया था ना, और कई सारे स्पर्म से कराया था, तो एक एग में दो स्पर्म चले गए, तो यहाँ पे पहले क्लीवेज में चार सेल्स बन गई, चार ब्लास्टोमियर्स बन गए, और सब में ये क्या कहते हैं, अबनॉर्मलिटी थी, कुछ भी ढंग का चीज़ नहीं था। तो जब बॉवेरी ने एक ब्लास्टोमियर को उठाया और इसके बारे में देखना, रिसर्च करना इसके ऊपर शुरू किया कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने देखा कि एक किसी भी तरह का डेवलपमेंट, नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, सब एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो रहा है, इधर उधर सारी चीज़ें हो रही हैं। जैसे अगर हम ह्यूमंस की ही बात करें तो 46 क्रोमोसोम्स हैं, 23 पेयर, एक एक भी क्रोमोसोम इधर उधर होता है, या तो बढ़ता है या तो घटता है, तो हम जानते हैं एबनॉर्मलिटीज आती हैं, ठीक। तो सेम यही चीज़ है कि क्योंकि दो स्पर्म चले गए थे एग के अंदर, और उसके बाद
जो क्रोमोसोम की संख्या थी इधर-उधर हो गई, इसीलिए एक पैटर्न में ढंग का डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, एब्नॉर्मल डेवलपमेंट हो रहा था। तो इस एक्सपेरिमेंट से बॉवरी ने ये कंक्लूजन निकाला कि हर क्रोमोसोम क्या होता है, इंडिपेंडेंट नेचर का होता है, ठीक? और ये कहा कि हर क्रोमोसोम का अपना फंक्शन होता है। बाद में बोवेरी और विल्सन और एक और साइंटिस्ट स्टीवन ने मिलकर क्या दिया, ये कंक्लूजन निकाला अपने कई सारे एक्सपेरिमेंट से। अब हम हर एक्सपेरिमेंट के डिटेल में तो जा नहीं सकते कि एक्स ओ या फिर एक्स वाई जो क्रोमोसोम होता है वो मेल सेक्स डिटर्मिनेशन में मेल को कंट्रीब्यूट करता है, और एक्स एक्स जो क्रोमोसोम होता है वो फीमेल के लिए कंट्रीब्यूट करता है। तो ये बात कहाँ से आई? यही बॉवेरी के एक्सपेरिमेंट से आई, जो जब उन्होंने ये कहा कि क्रोमोसोम के क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट नेचर होता है और हर क्रोमोसोम अलग अलग फंक्शन के लिए होता है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए कि मेजर सपोर्ट फॉर द क्रोमोसोमल हाइपोथेसिस कहाँ से आया था? थियोडोर बॉवेरी से। और इस चीज़ को उन्होंने प्रूव करने के लिए क्या एक्सपेरिमेंट किया कि बॉवेरी फर्टिलाइज्ड सी अर्चिन एग्स विथ लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ दियर स्पर्म्स। मतलब सी अर्चिन एग्स लिए और उनकी तुलना में स्पर्म बहुत ही ज़्यादा लिया उन्होंने, एंड ऑब्टेन्ड एग्स दैट हैड बीन फर्टिलाइज्ड बाय 2 स्पर्म। और ऐसे एग्स को उन्होंने चुना जो 2 स्पर्म्स के द्वारा फर्टिलाइज कर दी गई थी, क्योंकि एग की मात्रा कम और स्पर्म की मात्रा बहुत ही ज़्यादा ली थी उन्होंने। तो फिर क्या हुआ? एट द फर्स्ट क्लीवेज, जब पहला क्लीवेज हुआ, दीज एग्स फॉर्म्ड 4 माइटोटिक पोल्स। ये 4 माइटोटिक पोल्स बनाने इन्होंने, एंड डिवाइडेड इनटू 4 सेल्स इंस्टेड ऑफ 2, और 4 सेल्स में डिवाइड हो गई। जबकि हम जानते हैं पहला माइटोसिस होगा, डिवीजन होगा तो 2 सेल्स बनेंगे, लेकिन 4 सेल्स बन गई। बॉवेरी देन सेपरेटेड द प्लास्टोमियर्स एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट ईच सेल डेवलप्ड एबनॉर्मली। फिर बॉवेरी ने क्या किया, जो भी सेल्स होती हैं, जब क्लीवेज के बाद सेल्स जो आती है तो हमने ब्लास्टोमियर कहते हैं, तो उन्होंने सबको सेपरेट किया। फिर जब ब्लास्टोमियर को देखा ना हर सेल को, तो उन्होंने देखा कि सब एबनॉर्मली डेवलप कर रही है, नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं हो रही है, और इन अ डिफरेंट वे, और मतलब एक अलग ही तरीके से डेवलपमेंट हो रही है, अजीब तरीके से कह सकते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ ईच ऑफ द सेल्स हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। और क्यों होता है, और ये क्यों हो रहा है अजीब तरीके से? क्योंकि सबके पास, चूंकि देखिए 2 स्पर्म्स चले गए थे, 2 स्पर्म्स का अलग अलग क्रोमोसोम होगा, ठीक? उन दोनों को तो अलग अलग क्रोमोसोम होगा ना, तो हर हिस्से में अलग अलग तरह का क्रोमोसोम जा रहा है, और एक तरह का क्रोमोसोम ना होने की वजह से, एक सीक्वेंस में चीज़ ना होने की वजह से ही ये सब एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो रहा है, ढंग से डेवलप नहीं कर पा रहा है सी अर्चिन का जो एग है। Thus Boveri claimed Thus Boveri claimed that each chromosome had an individual nature and controlled different vital process। और इसी बात से फिर बॉवरी ने ये कंक्लूजन निकाला कि हर जो क्रोमोसोम होता है ना, उसका इंडिविजुअल नेचर होता है। आप 10 रंग के क्रोमोसोम को मिला देंगे एक जगह, तो फिर कोई चीज़ ढंग से डेवलप नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि हर इंडिविजुअल का अपना, हर क्रोमोसोम का इंडिविजुअल अपना नेचर है कुछ, और कंट्रोल डिफरेंट वाइटल प्रोसेस। और क्या करते हैं क्रोमोसोम, अलग अलग प्रोसेसेस को कंट्रोल करते हैं। तो अपने इस एक्सपेरिमेंट के, सी अर्चिन वाला एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये चीज़ करा, प्रूव करा, और ये इस बात को भी सपोर्ट दिया क्रोमोसोमल हाइपोथेसिस को। क्रोमोसोमल हाइपोथेसिस क्या कहता है कि क्रोमोसोम पे कुछ स्पेसिफिक पोजीशन पे जीन्स लोकेटेड हैं। तो इससे ये बात भी पता चली, क्योंकि जीन्स ही हैं जो उसको बाद में, देखिए जीन है, जब वही डीएनए से आरएनए बनता है, फिर प्रोटीन बनता है, तो वो ये बात बताएगा कि हाँ ये वाला प्रोटीन बनेगा तो ये चीज़ बनेगी। तो अल्टीमेटली ये बात भी साबित हो रही है उससे कि हाँ क्रोमोसोम पे ही जीन्स है। तो ये वाली चीज़ आई। फिर बाद में क्या हुआ कि एडिंग टू बॉवेरीज एविडेंस, जो बॉवेरी ने ये वाला एविडेंस निकाला, फिर विल्सन ने जो भी अपने थियरीज दी थी, और नेटी स्टीवन, ये भी एक साइंटिस्ट थे, इन सब ने मिलके एक चीज़ कही कि डेमोन्स्ट्रेटेड अ क्रिटिकल को रिलेशन बिटवीन न्यूक्लियर क्रोमोसोम एंड ऑर्गेनिजल डेवलपमेंट। इन्होंने सारी अपने एक्सपेरिमेंट को मिलाकर ये चीज़ कंक्लूड किया। इन्होंने न्यूक्लियर क्रोमोसोम को और एक ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट को इस तरीके से कंक्लूड किया। इन्होंने ये कहा कि जो XO और XY क्रोमोसोम होंगे, वो वाले एम्ब्रियो मेल बनेंगे, और जो XX एम्ब्रियो वाले होंगी एग, वो क्या बनेगी, वो फीमेल बनेगी, ठीक? फिर हेयर वाज अ न्यूक्लियर प्रॉपर्टी दैट कोरिलेटेड विद डेवलपमेंट। और ये एक न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है, न्यूक्लियस के अंदर जीन है, और ये डेवलपमेंट को इस तरीके से कोरिलेट करती है, ठीक? और बाद में फिर क्या हुआ कि मॉर्गन भी, इनने भी ये बात माना, मॉर्गन की अब हर कोई बात मानेगा जब चीज प्रूव हो गई थी, और उन्होंने म्यूटेशन को ऑब्टेन किया था, जो ड्रोसोफिला की आई है ना, इसके बारे में पढ़ा होगा आपने, या फिर आई थिंक ये वाला हमें बॉटनी वाले में पढ़ना भी है, जेनेटिक्स में डिटेल में उसी चीज़ हम पढ़ेंगे, ठीक?
तो मॉर्गन पहले साइटोप्लाज्म वाली थियरी को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन बाद में जब वो खुद उन्होंने और भी ज़्यादा रिसर्च किया तो फिर उन्होंने जीन्स के अंदर म्यूटेशन पाया, तब ये सारी बातें क्लियर हो गई। ठीक, तो ये तो एक था ना कि साइंटिफिक जो था एक्सपेरिमेंटल चीज़ थी कि हाँ, कहाँ से ये जीन थियरी का ओरिजिन हुआ इसको समझने के लिए। अगर आपको अपने नोट्स के लिए और वो चीज़ आप अपने नॉलेज के लिए समझ सकते हैं। नोट्स के लिए आप ये यहाँ से लिखिएगा कि जीन थियरी क्या है और जीन्स और डेवलपमेंट को लेकर जो भी पॉइंट्स हैं। देखिए जीन थियरी क्या है कि जीन थियरी इज द आइडिया दैट जीन्स आर द बेसिक यूनिट इन विच कैरेक्टरिस्टिक्स आर पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। जीन थियरी क्या है, एक आइडिया है जो क्या बताती है कि जीन्स ही हैं बेसिक यूनिट जो है डेवलपमेंट के, जो इनहेरिटेंस के, वही जनरेशन टू जनरेशन पास होती रहती हैं। जीन्स देमसेल्फ आर द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन्स क्या है, हेरिडिटी की बेसिक यूनिट्स हैं। अब कुछ एग्जांपल्स है, कुछ पोस्टुलेट्स हैं जीन थियरी के, वो क्या क्या है। पहला है कि जीन्स हैव डेफिनिट लोकाई इन क्रोमोसोम। ये बात तो हमें यहीं से पता चली, क्रोमोसोमल हाइपोथेसिस से आती है कि जीन्स क्या होते हैं कि मान लीजिए ये क्रोमोसोम है तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक जगहें होती हैं, लोकेशंस होती हैं, वहीं पे जीन्स लोकेटेड होते हैं। इनसाइड द जीन देयर इज रिकॉम्बिनेशन एंड म्यूटेशन। एक जीन के अंदर रिकॉम्बिनेशन भी होता है और म्यूटेशन भी होता है। ठीक, देयर आर फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल जीन। नेक्स्ट पोस्टुलेट है जीन थियरी का क्या कि फंक्शनल जीन्स होते हैं और स्ट्रक्चरल जीन्स होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जीन्स आर अ पार्ट ऑफ द जीनोमिक न्यूक्लिक एसिड एंड द न्यूक्लियोटाइड्स इन जीन्स इन नॉट द सेम। जीन्स क्या है, एक जीनोमिक न्यूक्लिक एसिड, जैसे डीएनए, डीएनए के ऊपर कुछ सेगमेंट्स होते हैं जो एक प्रोडक्ट बनाती हैं जैसे कि प्रोटीन, उसको हम जीन कहते हैं। तो क्या है, ये जीनोमिक न्यूक्लिक एसिड का पार्ट होती हैं। और जो न्यूक्लियोटाइड्स इसके अंदर होते हैं ना, तो हर जीन में जरूरी नहीं है कि सेम नंबर के न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, कम ज़्यादा हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि द स्ट्रक्चरल जीन्स एनकोड्स मैक्रोमोलिक्यूल्स स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चरल जीन्स होती हैं वही क्या करती है, प्रोडक्ट के लिए कोड करती है मैक्रोमोलिक्यूल स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम क्या समझ सकते हैं, जैसे प्रोटीन के लिए कोड करेंगी। नेक्स्ट क्या है कि जीन्स और कैपेबल ऑफ रिपेरेशन। जीन्स क्या होती है, रिपेरेशन की कैपेबल होती है, इनको रिपेयर किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि द स्ट्रक्चरल जीन एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय फंक्शनल जीन। जो स्ट्रक्चरल जीन की एक्टिविटीज होती हैं वो फंक्शनल जीन के द्वारा कंट्रोल की जाती है। स्ट्रक्चरल जीन मतलब आपने वो पढ़ा होगा लैक ओपरैन, तो या एक्स वाई जेड यहाँ पे ऐसे होता है ना, एक्स वाई ये ऐसे, तो वही स्ट्रक्चरल जीन होती है। नेक्स्ट जो जीन थियरी का पॉइंट क्या है कि द लाइन ऑफ ट्रिपलेट इन जीन्स कॉरेस्पॉन्ड टू द एमिनो एसिड लाइन इन द पॉलीपेप्टाइड। जो ट्रिपलेट होता है, जो कोडोन होता है, ऐसे 3 कोडोन मिलकर एक बनाएंगी तो इससे एक अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। तो ये क्या है, जीन थियरी के बारे में की कुछ पोस्टुलेट्स हैं। अब नेक्स्ट ये चीज़ है जीन्स और डेवलपमेंट के बारे में, क्या है कि डेवलपमेंट कनेक्ट्स जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। डेवलपमेंट क्या करता है, जीनोटाइप और फिनोटाइप को कनेक्ट करता है। कैसे कनेक्ट करता है कि जीनोटाइप, जैसा जीनोटाइप होगा वैसा ही तो फिनोटाइप होगा, और दोनों चीज़ को मिला के ही डेवलपमेंट होती है, कोई ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक, जैसा जीनोटाइप होगा वैसे फिनोटाइप बनता रहेगा, और डेवलपमेंट उसी को कहते हैं। तो डेवलपमेंट क्या करता है, जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है द जीनोम ऑफ एवरी सेल इज इक्विवेलेंट। जो जीनोम होता है हर सेल का इक्विवेलेंट है, एक इसको कहते हैं जीनोमिक इक्विवेलेंस। तो जीनोमिक इक्विवेलेंस का क्या मतलब है ना, जो अभी हमने शुरू में बात की कि हर सेल के पास सेम डीएनए की कॉपी है, सेम जीनोमिक कंटेंट है, उसी चीज़ को कहा जाता है जीनोमिक इक्विवेलेंस। लेकिन जीनोमिक इक्विवेलेंस का एक्सेप्शन है, क्या है, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या है, इनके पास सेम नहीं होता है डीएनए कंटेंट, जो जीनोमिक चीज़ है वो नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि डिफरेंशिएशन के दौरान, डिफरेंशिएशन मतलब क्या, जब नॉर्मल सेल से, मतलब अभी उसको कोई फंक्शन नहीं दिया गया है, वो किसी फंक्शनल सेल में, मतलब कोई सेल बना दे, मतलब अब अभी ऐसा ही स्टेम सेल थी, नॉर्मल सेल थी, अब इसको लीवर सेल बनने के लिए कह दिया जाए, तो अब ये क्या हो गई है, सेल डिफरेंशिएट हो गई। ठीक, तो डिफरेंशिएशन के दौरान क्या होता है ना कि जो लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं वो अपने डीएनए को रीअरेंज करती हैं ताकि नए एंटीबॉडीज और एंटीजन रिसेप्टर्स अपने ऊपर, रिसेप्टर जीन्स अपने ऊपर बना सके। ठीक, इसीलिए लिम्फोसाइट्स एक्सेप्शंस होती हैं जीनोमिक इक्विवेलेंस की। नेक्स्ट है कि जीनोमिक इक्विवेलेंस इज इम्प्लाइड बाय मेटाप्लेसिया। मेटाप्लेसिया मतलब देखिए यही चीज़ है कि जीनोमिक इक्विवेलेंस हर सेल में है, लेकिन फिर भी क्यों हर सेल अलग अलग चीज़ बनाता है, फंक्शन करता है, तो मेटाप्लेसिया होती है। मेटाप्लेसिया
किसको कहते हैं कि इन विच वन डिफरेंशिएटेड सेल टाइप बिकम्स अनदर डिफरेंशिएटेड सेल टाइप। एक जो डिफरेंशिएटेड सेल टाइप है वो दूसरी डिफरेंशिएटेड सेल टाइप में कन्वर्ट हो जाता है, इस चीज़ को मेटाप्लेसिया कहा जाता है। एग्जाम्पल है एक कि इज द ट्रांस डिफरेंशिएशन ऑफ द सैलमेंडर डोर्सल आइरिस इनटू अ लेंस व्हेन द लेंस इज रिमूव्ड। सैलमेंडर की जो डोर्सल आइरिस होती है वो लेंस में कन्वर्ट हो जाती है। अगर लेंस वहाँ से रिमूव कर दिया जाए, किसी वजह से लेंस रिमूव हो गई है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, जो डोर्सल आइरिस होती है वो लेंस में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये मेटाप्लेसिया का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्या पॉइंट है कि ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ द जीन इज एक्सप्रेस्ड इन एनी पर्टिकुलर सेल। किसी भी पर्टिकुलर सेल में एक स्मॉल परसेंटेज ऑफ जीन जो होता है वो एक्सप्रेस होता है, पूरा का पूरा जीन एक्सप्रेस नहीं होता, छोटा सा परसेंटेज जीन का वहीं एक्सप्रेस होता है। Next, polytene chromosome, in which the DNA has replicated without separating, shows regions where DNA is being transcribed. Polytene chromosomes जो होते हैं उसमें क्या होता है, जो डीएनए जब रेप्लिकेट करता है तो वो सेपरेट नहीं होता है, ठीक, और उसमें जो डीएनए जब ट्रांसक्राइब होता है तो उस चीज़ को देखा जा सकता है। और डिफरेंट जो सेल टाइप्स होते हैं वो अलग अलग रीजन दिखाते हैं क्या करने के, ट्रांसक्रिप्शन शो करने के। मतलब अगर ये 3 तरह के सेल हैं हमारे पास, 3 तरीके के सेल हैं, तो ये वाला सेल यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन का रीजन शो करेगा, ये वाला सेल यहाँ पे शो करेगा, ये वाला यहाँ पे शो करेगा। तो अलग अलग जो सेल्स होते हैं अलग अलग ट्रांसक्रिप्शन के, ट्रांसक्राइब होने के रीजन शो करते हैं। नॉर्दर्न ब्लॉट इन situ hybridization PCR कैन शो विच सेल्स आर ट्रांसक्राइबिंग पर्टिकुलर जीन। ये सारे टेक्निक्स हम जानते हैं कि जो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग है या PCR है, इन situ हाइब्रिडाइजेशन या फिश, ये सारी टेक्निक्स इस बात का पता लगाने के लिए यूज़ की जाती है कि कौन सा जीन एक्सप्रेस हो रहा है कि नहीं। तो इसी चीज़ को हम इन सारी टेक्निक्स से पता लगा सकते हैं। द फंक्शन ऑफ जीन ऑफन कैन बी ascertained by antisense mRNA ट्रांसजेनिक एक्सप्रेशन और जीन नॉकआउट। जो जीन की फंक्शन है उस चीज़ को क्या कर सकते हैं कि अल्टर भी किया जा सकता है, कुछ बदल भी दिया जा सकता है, रोक दिया जा सकता है एंटीसेंस mRNA के द्वारा या फिर ट्रांसजेनिक एक्सप्रेशन के द्वारा या फिर जीन नॉकआउट्स के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है कि नॉलेज ऑफ जीन एक्टिविटी इन ह्यूमन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट जीन मैपिंग और पोजिशनल क्लोनिंग। इंसानों के अंदर, ह्यूमंस की बात करें, अगर किसी को जीन की एक्टिविटी के बारे में पता लगाना है तो कैंडिडेट जीन मैपिंग या फिर पोजिशनल क्लोनिंग टेक्निक्स के द्वारा पता लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक है हमारा जीन्स एंड डेवलपमेंट, इसमें कुछ नॉर्मल बातें जिसमें जीन थियरी के बारे में पढ़ना है और ये सारी पॉइंट्स। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो है डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन, ठीक, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।